नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बॉर्डर की शुरुआत करते हैं खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सऊदी अरब की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। वही पीएम मोदी की यह यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जाती है, खासकर वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे और व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, निवेश और संस्कृति जैसे जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें सहयोग पर बातचीत करेंगे। जहां पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर रहेंगे और साथ ही साथ इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा, बातचीत किया जाएगा और दोनों देशों के बीच किस तरीके से जो संबंध है उनको और ज्यादा मजबूत दिया जाए और दोनों ही देशों के व्यापारिक समझौतों को लेकर के भी इस दौरान चर्चा किया जाएगा। वहीं साथ ही पीएम मोदी की ये 2 दिवसीय यात्रा है जिस पर कहीं न कहीं सभी जो अन्य जो देश हैं उनकी भी नजर है कि इन 2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से ऐसे रणनीतिक समझौते हैं जो करते हुए सऊदी अरब के साथ नजर आएंगे। तो पीएम मोदी का सऊदी अरब का दौरा है, क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेंगे और तमाम ऐसे कार्य हैं, तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो प्रस्तावित हैं। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में आयोजित एआई एक्शन शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मानवता पर प्रभाव और साथ ही साथ रोजगार सृजन और तकनीकी सहयोग जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एआई को मानवता के लिए सहायक बताते हुए इसके सकारात्मक उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। तो वहीं उपराष्ट्रपति वेंस ने एआई के अत्यधिक विनियमन से बेचने के लिए जो आवश्यकता है उसकी बात की ताकि यह उद्योग विकास में सहायक बन सके। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेंस और उनके परिवार के साथ समय बिताया और उनके बेटे विवेक के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी। वही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा, आज शाम प्रधानमंत्री मोदी से मिलना सम्मान की बात थी। वो एक महान नेता हैं और वे मेरे परिवार के प्रति अविश्वसनीय रूप से बहुत दयालु है। वेंस ने आगे कहा कि मैं भारत के लोगों के साथ हमारी दोस्ती और सहयोग को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में काम करने के लिए उत्सुक हूं। यह ट्वीट दोनों देशों के बीच मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों और भविष्य में सहयोग की दिशा में जो सकारात्मक संकेत हैं वो देते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 5.2 के अवसर पर वनटांगिया समुदाय के जो अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद हमने वनटांगिया समुदाय के 54 गांवों के बारे में सोचा, उन्हें मान्यता दिया और मतदान के अधिकार सहित सभी सुविधाएं प्रदान की गई। सीएम योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि इससे पहले इन लोगों का पुलिस द्वारा शोषण किया जाता था, लेकिन अब इन्हें भी सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में इस यात्रा की अहम भूमिका को भी रेखांकित किया। देश में आजादी का आंदोलन चला, ब्रिटिश इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। 1947 में उन्होंने देश को आजादी मिली, लेकिन आपको आश्चर्य हो रहा होगा, वनटांगिया के लगभग 54-55 जो ये गांव हैं जिनमें हजारों लोग निवास करते हैं, इन लोगों को 1947 से लेकर के 2017 तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं बन गई तब तक कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त हुए थे। न वोटिंग राइट थी, न राशन कार्ड था, न वहां की कनेक्टिविटी थी, न वहां पर अन्य कोई सुविधा वहां प्राप्त हो रही थी। 2017 में जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने उनके बारे में सोचना प्रारंभ किया
अन्यथा उससे पहले वन विभाग के लोग उनका शोषण करते थे, पुलिस के लोग भी उनका शोषण करते थे और उनके बीच में धीरे धीरे करके कुछ मशीनरी से जुड़े हुए लोग और कुछ वामपंथी लोग भी उनके बीच में घुस करके उनका ब्रेन वॉश करना प्रारंभ कर दिए थे। और उस दौरान जब सरकार आई, सरकार आने के बाद हम लोगों ने कहा कि नहीं, इनको सबसे पहले राजस्व गांव के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है और उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता दी गई। ये सभी 54 गांव आज सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 33 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। सूची में कई जिलों के डीएम और विभागीय सचिव भी शामिल है। इन तबादलों को राज्य प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा। वही जो अहम बदलाव है, उनके तहत आईएएस अधिकारी विशाल सिंह को राज्य का नया सूचना निदेशक नियुक्त किया गया। वो इस पद पर अब तक कार्यरत योगेश कुमार की जगह लेंगे। वही विशाल सिंह प्रशासनिक अनुभव और मीडिया मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं, जिससे कि सूचना विभाग की कार्य क्षमता बढ़ने की उम्मीद भी की जा रही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की है और उस पर बैठक के बाद महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज नए कानूनों को लेकर हमारे राज्य की समीक्षा बैठक हुई है। गृह मंत्री और सभी अधिकारियों ने बैठक ली है। इसमें हमने उनके जो सामने राज्य में नए कानून की स्थितियां रखी हैं, हम उनके निर्देशों को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद पर सरकार की सख्त नीति को दोहराते हुए कहा, हमारी सरकार आने के बाद से हम नक्सलवाद का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। गृह मंत्री का संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाए। जिस तरह हमारे जवान इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमें विश्वास है कि यह संकल्प जरूर पूरा होगा। बैठक में कानून व्यवस्था, नक्सल प्रभावित इलाकों और की जो स्थिति है और राज्य में लागू नए कानूनों की प्रगति पर भी चर्चा हुई। चलता था जिसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और उनके दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण दंड संहिता से न्याय संहिता में उसको बदले हैं। और इससे निश्चित रूप से जो कहा जाता है कि समय पर न्याय का नहीं मिलना, वो न्याय नहीं मिलने के समान है। लेकिन इस नए कानून के पास होने से अब देश की जनता को समय पर न्याय मिलेगा और इस पर लगातार समीक्षा माननीय गृह मंत्री जी कर रहे हैं। और आज हमारे प्रदेश का समीक्षा बैठक था जिसमें हम और हमारे डिप्टी सीएम जो गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के और हमारे सभी अधिकारी आए और माननीय गृह मंत्री जी और भारत सरकार के सभी अधिकारी, गृह सचिव सहित 1 घंटे तक ये समीक्षा मीटिंग चली है। और उसमें हम लोगों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो भी नए कानून की स्थिति है अपने प्रदेश में उसको माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष रखे हैं और जो भी उनका निर्देश हुआ है उसको हम लोग आने वाले समय में 5-6 महीनों में पूरा करेंगे। सर निर्देश क्या निर्देश? अब निर्देश तो है कुछ अब नया कानून है तो कुछ कमियां हैं। वैसे ट्रेनिंग वगैरह तो 100% हो गए हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं जिसको हम लोग आने वाले 5-6 महीनों में पूरा करेंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों को लेकर भी आपकी बातचीत हुई होगी, आगे किस तरीके से क्या कोई योजना है? पर्यटन को लेकर भी आप लोग बात कर रहे थे। नहीं, नक्सलवाद के साथ तो मजबूती के साथ जब से हम लोग सरकार में आए हैं 1.25 साल 1.5 साल हो गए हैं, लड़ रहे हैं। और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प भी है आने वाले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना। और आप सबको भी मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि जिस मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में हमारे जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा। वही भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में हिंदू परिवारों के उत्पीड़न पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कितना दर्दनाक होगा जब मां माटी मानुष का नारा देकर बंगाल में हिंदू परिवारों का जीना दूभर कर दिया गया है। कई महिलाओं की गोद सूनी हो गई है, कईयों के सिंदूर उजड़ गए। आगे उन्होंने पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा, जो कहते थे कि बदला नहीं बदलाव आएंगे,
आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती पर हर जगह बदलाव नहीं बदला दिख रहा है। वही ठाकुर ने यह भी कहा कि अब बंगाल की जनता तख्ता पलट का मन बना चुकी है और राज्य में परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसे ऐतिहासिक स्थान में मैं खड़ा हूं, हम सबके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, मैं मन ही मन में सोच रहा था कि कितनी पीड़ा होती होगी जब एक और माँ माटी मानुष का नारा देकर सत्ता में आने वाले बंगाल में मनुष्य का जीना, विशेष तौर पर हिंदू परिवारों का जीना उतना मुश्किल कर दिया है। यहाँ की हिंदू माताओं की गोद सूनी कर दी है, कईयों की मांग का सिंदूर छिन गया है, सैकड़ों परिवार हिंदुओं के पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। ममता तो नहीं, दंगइयों की दीदी ही नजर आती हैं। और जो कहते थे कि बदला नहीं बदलाव लाएंगे, आज रविंद्रनाथ टैगोर जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस भूमि पर बदलाव तो नहीं, हर तरफ बदला बदला और बदले की आग ही दिखती है। ममता ये नाम नहीं अब बंगाल को जमता, और बंगाल के लोग मन बना चुके हैं कि जैसे समय मिलेगा तख्ता पलट होगा, कमल खिलेगा और बंगाल में सुधार होगा, विकास होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के हित चिंतक नहीं हैं, वे देश में प्रधानमंत्री को गाली देते हैं और देश के बाहर देश को गाली देते हैं। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए, वे नेशनल हेराल्ड मामले में ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को गैर जिम्मेदाराना और देश विरोधी करार दिया। इस बयानबाजी के चलते सियासी हलकों में एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी तकरार देखने को मिल रही है। देश के हित चिंतक नहीं है, देश के अंदर पीएम को गाली देते, देश के बाहर देश को गाली देते, संवैधानिक व्यवस्था को जो लोग आज चिल्ला रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, संवैधानिक मर्यादाओं को राहुल गांधी को तो इस्तीफा देना चाहिए और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड में अगर उनको कुछ सजा हुआ या कुछ हुआ उससे ध्यान भटकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित विज्ञान मंथन यात्रा कार्यक्रम में छात्रों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को विज्ञान, नवाचार और तकनीकी शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। विज्ञान मंथन यात्रा 21 से 27 अप्रैल तक चलने वाली है, जिसमें कि चयनित छात्र दिल्ली और चंडीगढ़ के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस शैक्षणिक यात्रा का फ्लैग ऑफ किया और विद्यार्थियों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वही भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं और विकास कार्यों पर जोर देते हुए बिहार के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का प्रेम किसी से नहीं छिपा, जो हजारों करोड़ों रुपए की परियोजनाएं बिहार को दी गई है, वह एनडीए की प्रतिबद्धता है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए और भाजपा की सरकार बनेगी और विकास कार्यों को गति दी जाएगी। ठाकुर ने यह भी कहा कि जब से आरजेडी और अन्य जंगल राज वाली जो सरकारें हैं वो गई हैं, तभी से बिहार में विकास हुआ। बिहार की जनता दोबारा जंगल राज नहीं देखना चाहती। इस बयान से भाजपा और एनडीए की विकास योजनाओं के प्रति उनके भरोसे का स्पष्ट संकेत मिलता है। नरेंद्र मोदी जी का जो प्रेम बिहार के प्रति है वो किसी से छिपा नहीं।
हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो मेरे प्रदेश बिहार को दी है, ये एनडीए सरकार की कमिटमेंट है बिहार और बिहार की जनता के प्रति। फिर से बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी, जेडीयू और हमारे बाकी गठबंधन दलों के साथ मिलकर बनेगी, और ये जो विकास कार्य हैं इनको आगे और गति दी जाएगी। बिहार की जनता ने जाना है कि जब से आरजेडी की और इनके गठबंधन दलों की जंगल राज वाली सरकारें गई है, तब से विकास ही विकास हमारे बिहार में हुआ है, और बिहार की जनता अब वापस कभी जंगल राज नहीं देखना चाहती। वो विकास के लिए फिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को ही चुनना चाहती है। प्रख्यात रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि देने के लिए ओडिशा के पूरी तट पर रेत से एक कलाकृति बनाई है। इस कलाकृति में पोप फ्रांसिस की आकृति उकेरी गई है, जो उनकी स्वास्थ्य लाभ की कामना के रूप में प्रस्तुत की गई। पटनायक के इस कलाकृति को बनाने के लिए लगभग 6 टन रेत का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि यह कलाकृति पोप की शीघ्र स्वास्थ्य की कामना के रूप में बनाई गई है। यह कलाकृति पुरी के सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट में प्रदर्शित की गई, जहां पर्यटक और श्रद्धालु इसे देख सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज यानी कि 22 अप्रैल को 2025 को अपनी भारत यात्रा के दौरान ही जयपुर स्थित ऐतिहासिक आमेर किले का दौरा करेंगे। इस विशेष अवसर पर उनका स्वागत पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में किया जाएगा, जहां पर सूरजपोल गेट पर हाथी, चंदा और पुष्पा उन्हें चांदी के होठे से सजे हुए राजस्थानी आभूषणों के साथ स्वागत करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंस के दौरे को लेकर जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी के साथ भारतीय खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हैं। आमेर किला 22 अप्रैल की शाम 5 बजे से 23 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक के लिए आम जनता के लिए बंद रहेगा और हाथी सवारी भी अस्थायी रूप से बंद रहेगी। वहीं जम्मू कश्मीर के रामगंज जिले में कल हुई भारी बारिश और बाढ़ के कारण सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। बाढ़ के पानी से कई घर डूब गए, सड़कों और पुलों को भी क्षति पहुंची। स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी है। पुनर्निर्माण और प्रभावित की निकासी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जहां मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। असम की राजधानी गुवाहाटी के कई हिस्सों में अचानक बारिश हुई, जिससे कि मौसम में हल्की ठंडक आ गई। जतिया, दिसपुर और खानपारा जैसे इलाकों में बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। वह स्थानीय लोगों का कहना है कि यह बारिश अपेक्षाकृत अचानक हुई है, लेकिन सुखद रही। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 24 घंटों में गुवाहाटी और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भारत सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग की सुरक्षा और वृद्धि के लिए कुछ इस्पात उत्पादों पर अंतरिम सुरक्षा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। इस कदम का उद्देश्य अवांछित आयात को नियंत्रित करना और घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करना है। सरकार का मानना है कि इस्पात के आयात से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे कि रोजगार और उत्पादन क्षमता प्रभावित होगी। वह इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि मंत्रालय इस्पात आयात पर अंकुश लगाने के लिए नीतिगत उपायों पर विचार कर रहा, जिसमें न्यूनतम आयात मूल्य लागू करना और घरेलू उद्योग को संरक्षण देना शामिल है। उन्होंने स्वीकार किया कि इस्पात की आयात से निपटना मुख्य मुद्दा है और यह भी कहा कि घरेलू मिश्र धातु को मजबूत करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इस निर्णय से घरेलू इस्पात उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी, जिससे कि देश की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 11 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और वाहनों में आग लगा दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने 110 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। मुर्शिदाबाद जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई।
वही सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई और गश्त जारी है। राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने हिंसा की निंदा करते हुए राज्य सरकार को तुरंत कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि संसद द्वारा पारित कानून सभी को मानना होगा और हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विपक्षी दलों ने भी राज्य सरकार की आलोचना करते हुए यह कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने में सरकार असफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हिंसा पूर्व भी हो चुकी है। जहां मुर्शिदाबाद में वक्फ अधिनियम पर हिंसा हुई थी बीते दिनों ही, जिसको लेकर के लगातार राजनीतिक हलकों में भी गर्माहट बढ़ी हुई है और लगातार ममता सरकार निशाने पर आती हुई नजर आ रही है। वही साथ ही ये बताया गया कि ये जो पूरी घटना थी, ये जो पूरा जो हिंसा था, वो ये कहा गया विपक्षियों की ओर से ये प्री प्लान थी, ये कोई अचानक नहीं हुई है, इन सभी को सुनियोजित तरीके से किया गया है। हालांकि हिंसा के बाद क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और साथ ही साथ प्रशासन अलर्ट मोड पर है, पुलिस बल तैनात किए गए, सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं ताकि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। वही कांग्रेस के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी के बेटे और युवा नेता जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी उन्हें एक ईमेल के जरिए मिली है, वही जिसकी जानकारी जीशान ने तुरंत मुंबई पुलिस को दी है। खतरे को गंभीरता से लेते हुए मुंबई पुलिस ने जीशान के मांद्रा स्थित आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। वही पुलिस की एक टीम साइबर सेल की मदद से धमकी देने वाले शख्स की पहचान करने में जुटा है। इंदौर में एक महिला ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया है। कांस्टेबल ने अपनी वर्दी में ही सड़क पर वाहन चालकों को यातायात नियमों के महत्व को समझाने के लिए गीत गाया। उनका यह प्रयास लोगों के बीच उत्साह का कारण बना और शहर में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। महिला कांस्टेबल ने अपनी आवाज में एक प्रेरणादायक गीत गाकर सड़क पर खड़े वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। उनके द्वारा गाए गए गीत में जो सड़क सुरक्षा और साथ ही जो नियम है उनके पालन पर जोर दिया गया, जिससे कि चालक जागरूक हुए और यातायात नियमों को लेकर उनमें सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जगे। जहां महिला कांस्टेबल ने एक अनोखा तरीका अपनाया है ताकि जो लोग हैं वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें और साथ ही साथ यातायात के जो नियम हैं उसका भी पालन करते हुए नजर आए। इसी को लेकर के गाना गाकर उन्होंने सभी को इस बारे में सजग किया, सभी को इस बारे में जानकारी दी कि इस तरीके से आपको यातायात के नियमों का पालन करना है और अगर पालन करते हैं आपको ये प्रॉफिट हो गया। वो गाने के जरिए उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है। इंदौर में ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पर इंदौर में जो ट्रैफिक पुलिस है एक अनोखे तरीके से लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। वही महाराष्ट्र के यवमताल जिले में जो अरनी तहसील है उसमें कई गांव इन दिनों गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। गांव में पीने के लिए पानी नहीं और दैनिक उपयोग के लिए पानी की भारी कमी है, जिससे कि सबसे अधिक परेशानी गांव की महिलाओं को हो रही। गांव की महिलाएं सुबह से ही दूर दराज इलाकों में पानी की तलाश करने में निकलती हैं। कई बार उन्हें एक एक बाल्टी पानी लाने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों का यह कहना है कि हैंडपंप और कुएं सूख चुके हैं और टैंकर की सप्लाई अनियमित है। तो जहां यवमताल की ये तस्वीरें दिखा रहा है, जहां थोड़ी सी पानी के लिए जो महिलाएं हैं उनको एक लंबा सफर